नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिजिया। चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। दरअसल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी की सियासी जंग का रंग हर दिन लगातार बदलता दिखाई दे रहा है। योगी अयोध्या से और केशव के सिराथू से लड़ने का बीजेपी ऐलान कर रही थी, लेकिन अब यह ऐलान हुआ है कि योगी आदित्यनाथ दरअसल गोरखपुर शहरी सीट से चुनाव लड़ेंगे और इस पर घमासान भी शुरू हो गया है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि अच्छा किया योगी को नतीजों से पहले ही घर भेज दिया क्योंकि उनकी वापसी मुश्किल है। तो वहीं बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की अपनी पहले लिस्ट जारी की। इसमें जाति और जीत का समीकरण साधने की लगातार कोशिश करती हुई वो दिखाई दी, लेकिन 20 टिकट भी उसने काटे और 21 नए उम्मीदवारों को उसने जगह दी। लेकिन मोदी के 60% टिकट काटने वाले फॉर्मूले से बीजेपी साफ साफ बचती नजर आई। इस पहली लिस्ट में यह दिखाई दिया। इसका क्या कारण है, इसका विश्लेषण भी करेंगे। तो इधर अखिलेश को एक झटका लग सकता है क्योंकि उनके भाई प्रतीक की पत्नी अपर्णा की बीजेपी में जाने की अटकलें बहुत तेज हो गई हैं। इधर रामपुर से सांसद आजम खान के बेटे को 688 दिन बाद सीतापुर जेल से आजादी मिली है, तो कैराना से सपा उम्मीदवार नाहिद हसन को 14 दिन की जेल भेज दिया गया है। मतलब जेल वाला सियासी खेल भी शुरू हो चुका है। तो वहीं कोरोना को देखते हुए भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और हालात यह है कि एक बार फिर से 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और चुनाव आयोग ने भी देखिए जो लगातार वर्चुअल रैलीज की बात की जा रही थी उसमें इजाफा किया है और 22 तारीख तक रैलियों पर रोक बढ़ा दी है। यानी खेल शुरू हो चुका है और सियासत किस ओर जा रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे बड़े पैनल के साथ और जमीनी माहौल की भी जानकारी लेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जी से। लेकिन उससे पहले जरा सियासी वार पलटवार जो हो रहा है उसकी एक बानगी आपको सुना देते हैं। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है उसमें से 2 प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। अब गोरखपुर की शहर की सीट बहुत सोच विचार करके पार्टी टिकट चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हर जगह तलाश रहे थे। पहले अयोध्या से लड़ रहे थे, मथुरा से लड़ रहे थे, प्रयागराज से लड़ रहे थे, देवन से लड़ रहे थे और न जाने कहां से लड़ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जनता ने जब तक भेजना था, जनता के भेजने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देते हैं। पूरी जिम्मेदारी से 2 दिन यहाँ रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीजों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पे रोकना है। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वार पलटवार के बाद एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें। दरअसल आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हो गए हैं। 688 दिन बाद अब्दुल्ला जेल से रिहा हुए और सीतापुर जेल के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ भी देखने को मिली। बता दें कि 26 फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद थे आजम खान के बेटे। कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है और आज भी एक बेगुनाह इंसान को, जो 9 बार का विधायक, 2 बार का सांसद, 4 बार का मंत्री रहा न्यायालय बस इंसाफ करे, जुल्म भी खत्म हो और जालिम भी इक़्तिदार। तो यूपी की सियासत में सरगर्मी लगातार बनी हुई है। कल भी हम लगातार बता रहे थे आपको कि क्या स्थिति हो रही है और लगातार ये दौर जारी है और जेल वाला खेल भी शुरू हो गया है। नाहिद हसन भी 14 दिन की जेल चले गए हैं। इस पर हम लगातार बातचीत करेंगे और इस वक्त का माहौल क्या है, क्योंकि लगातार माहौल भी बदल रहा है, स्थिति भी बदल रही है और समीकरण भी बदल रहे हैं। सियासी मोहरे भी अब सबके सामने है कि कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता
मनीष शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव लखनऊ से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, मानस के पास भी चलेंगे। तो वहीं राजीव रंजन मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी मेरे साथ नोएडा से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं चर्चा की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि देखिए गतिविधियां और सरगर्मियां लगातार बनी हुई हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव दिलचस्प से और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है? बीजेपी कह रही थी टिकट काटेंगे, बहुत ज्यादा टिकट नहीं काटे, और अखिलेश कह रहे थे कि हम सबको कहीं ना कहीं शामिल कर लेंगे। वो कह रहे हैं कि बस हमारा हाउसफुल हो गया। क्या अंग्रेजी की जो कहावत है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, इस वक्त यूपी की सियासत में वही दिख रही है क्या? बिल्कुल ठीक कहा सऊद आपने कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, तो वो भी अपने आप में दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल ये कहावत सही होती है। 300 से ज़्यादा विधायक उसके पास हैं। पहले ये सूत्रों के मुताबिक पहले ये जानकारी मिल रही थी कि शायद 1/3 तो 140 माफ़ कीजिए 100 के आसपास होते हैं, 1/3 विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। कभी 150 विधायक कहा जाता था, लेकिन जो पहली लिस्ट आई आप देखिए 20 विधायकों के टिकट सिर्फ कटे हैं। दरअसल ये भागम भाग जो भारतीय जनता पार्टी से होने लगी थी, उससे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीटिंग एमएलएस को देखिए कई बार पिछले, अगर आप गुजरात के 3 विधानसभा चुनाव को देखें तो वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी रहा करती थी कि हर चुनाव में वो 1/3 विधायकों का टिकट काट देते थे। भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि गुजरात का पूरा मंत्री परिषद ही बदल दिया गया विधानसभा अध्यक्ष सहित चुनाव से 1 साल पहले। तो वो पूरी की पूरी जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसको पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन पर आने से पहले, सरकार पर आने से पहले वो व्यक्तियों की तरफ उसका रुख मोड़ देने का रणनीति अपनाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा ऐसा हुआ था। इसी तरह लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह की टिकटों को नहीं काटा जिस तरह का अनुमान या अंदेशा लगाया जा रहा था। दरअसल उसके पास मैंने आपको बताया प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, 300 से ज्यादा विधायक हैं, उनको रिपीट करना, अगर आप 250 विधायक को भी रिपीट करते हैं तो ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव की तरह नहीं होता है। लेकिन उसको बनाने की कोशिश की जाएगी, उसको बनाने की ये कोशिश की जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी योगी का चुनाव हो रहा है, विधायक का नहीं हो रहा है, और बहुत हद तक जमीन पर इसी नाम पर वोट पड़ता भी है जब बीजेपी को पड़ता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के साथ दिक्कत क्या है? अखिलेश यादव की पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी एक समय में हुआ करती थी, आज भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक उनके संगठन है, हर विधानसभा क्षेत्र में उनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, बीएसपी बड़ी पार्टी है। दिक्कत यह है कि अखिलेश यादव ने पहले तो ओम प्रकाश राजभर से समझौता किया, वो पूर्वांचल में है, 12 सीटें वो पहले ही ले चुके हैं बीजेपी से गठबंधन में, तो इस बार उनका मुंह थोड़ा बड़ा ही होगा। अखिलेश यादव से कुछ सीटें और ज़्यादा चाहने की कोशिश करेंगे, और वो इलाका है बलिया, गाजीपुर, मऊ, बनारस का, जहां समाजवादी पार्टी एक लंबे समय से मजबूत रही है। तो उस जगह पर उनको एडजस्ट करना ओम प्रकाश राजभर को, इधर वेस्टर्न यूपी में पिछले चुनाव में आरएलडी एसपी का गठबंधन नहीं था विधानसभा में, उसको इतनी ज़्यादा सीटें देना। फिर इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो उन्होंने अपने और अपने बेटे समेत तकरीबन आधा दर्जन सीटें अपने समर्थकों के लिए ली थी। अब वो इधर आए होंगे तो निश्चित तौर पर आने से पहले उन्होंने अपनी सीटों की शर्त रखी होगी। दारा सिंह चौहान ने भाजपा छोड़ तो दी है, सपा अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनकी भी पिछले दरवाजे बात हो गई। तो अखिलेश यादव के लिए भी दिक्कत है, इन लोगों को इतना समायोजित करना और अपने कार्यकर्ताओं को संयमित रखना अखिलेश यादव के लिए भी बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल टास्क है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि वो किसी को नहीं लेंगे। तो दोनों तरफ अधिकता की जो स्थिति है वो एक परेशानी का सबब है। और देखिए पहले चरण जी, लेकिन राजीव देखिए, मैं मेहमानों के पास जाऊं, चर्चा की शुरुआत करूं, उससे पहले आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए आप जितनी बारीक नजर और जितने अच्छी समझ यूपी की सियासत और बाकी राज्यों की भी सियासत पर रखते हैं, मेरी समझ में कोई और नहीं। आप माहौल भी टटोलते हैं, लोगों का रुझान भी लेते हैं। ऐसे वक्त में जब लगातार दल बदलू की स्थिति हम देख रहे हैं, आने जाने का दौर देख रहे हैं, वार पलटवार देख रहे हैं, रावण की भी जो हमला हुआ अखिलेश पर वो भी देखा, और अखिलेश का हमला योगी पर जो हुआ वो भी आपने देखा कि पहले ही घर भेज दिया। माहौल पल पल बदल रहा है। अभी का माहौल आप क्या भाप पा रहे हैं?
देखिए, वेस्टर्न यूपी में कुछ पॉकेट्स में मेरठ से लेकर सहारनपुर तक निश्चित तौर पर चंद्रशेखर का दलित युवाओं में, मुस्लिम युवाओं में या कुछ युवाओं में क्रेज है और वो अक्सर भीड़ भाड़ जुटा लेते हैं, तमाम आंदोलन भी करते हैं, कई बार जेल भी गए, बहुत सक्रिय रहते हैं, तमाम मुद्दों पर उनकी सक्रियता देखी गई है। उनके अपने सपोर्टर हैं, उनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है। निश्चित तौर पर जब आदमी 5 साल संघर्ष करता है, सड़क पर रहता है, आंदोलन करता है, तो चुनाव ही वो समय है जब वो उसका पारितोषिक, उसका उपहार, उसका प्राइज, उसका कंपनसेशन पाने की कोशिश करता है। चंद्रशेखर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, इसलिए अखिलेश यादव से वो गठबंधन करना चाहते थे। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव, मैंने आपको बताया, अखिलेश यादव के पास स्थिति ऐसी नहीं है। इसी इलाके में एक बड़ी पार्टी के साथ वो गठबंधन कर चुके हैं, तो आरएलडी से गठबंधन करने के बाद चंद्रशेखर को भी वो 8-10 सीटें दे पाए, ये उनके कोटे में संभव नहीं हो पा रहा था। और अखिलेश चंद्रशेखर को इससे कम सीटें मंजूर नहीं थी, शायद 2-3 सीटें पर वो बात मान नहीं रहे थे कि उनको लग रहा था कि उसमें अपने लड़ें, अपने कार्यकर्ताओं को लड़ें, कहीं ऐसा ना हो कि, तो ये मुझे लगता है कि इसलिए बात नहीं बन पाई। हालांकि जो जिस तरह की जानकारी है वो 4-5 सीट पर भी तैयार हो रहे हैं, पता नहीं आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन ये जरूर है कि अखिलेश यादव के लिए अब नए नए दोस्तों, नए साथियों को टिकट देना मुश्किल होगा। वो कह भी रहे हैं कि अब हाउसफुल है, अब हम किसी भी बीजेपी से आने वाले सिटिंग विधायक को बिल्कुल भी अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। कल उन्होंने साफ कर दिया था। ठीक है, मैं राजीव आपके पास आऊंगा, जल्दी से जरा लखनऊ का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मानस आप लखनऊ में जो सियासी हलचल है उस पर लगातार आपने नजर बनाए रखी हुई है, और कल भी देखिए पूरा गहमा-गहमी का दौर था। आज किस तरीके से, क्योंकि दल बदलुओं का भी दौर दिखाई दे रहा है और अभी तक अखिलेश जो है बीजेपी को झटका दे रहे थे, क्या अब अखिलेश को झटके की बारी है? क्योंकि अपर्णा यादव के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें बहुत तेज है आज। देखिए, चर्चा तो काफी लंबे समय से चल रही है अपर्णा यादव को लेकर के, लेकिन अभी तक इसमें कोई पुख्ता जानकारी इसमें अभी तक नहीं मिल पाई है। कल भी बहुत देर तक ये चर्चा होती रही कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अपर्णा यादव पहुंच रही है और वहां पर ज्वाइनिंग होगी, लेकिन उस वक्त वहां पर वो असीम अरोड़ा मौजूद थे और ब्रजलाल के साथ वो बात कर रहे थे। कल वो बीजेपी में एक तरीके से शामिल तो हो गए थे, लेकिन आज उनकी विधिवत ज्वाइनिंग है, क्योंकि कल जो तमाम बड़े नेता थे वो दिल्ली में मौजूद थे और आज लखनऊ पहुंच गए, तो इसलिए आज ज्वाइनिंग होनी है। देखिए, आज दारा सिंह चौहान को लेकर खबर है कि आज 12:30 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उस वक्त दारा सिंह चौहान की ज्वाइनिंग हो सकती है। वो अपने समर्थकों के साथ आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, दल बदल का दौर अभी लगातार जारी है। अभी तो पहले और दूसरे चरण की ही प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, तो जिनके टिकट कट गए हैं वो निश्चित तौर पर दूसरे दलों के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अब दूसरे दलों से आए लोगों को लेने में बिल्कुल भी सक्षम नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसके भीतर भी कुछ विरोध होने लगा। क्योंकि जहां जहां पर समाजवादी पार्टी के टिकट काटे गए हैं, जहां पर सीटें गठबंधन को चली गई हैं, वहां समाजवादी पार्टी के भी नेता काफी नाराज नजर आ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में बीजेपी जरूर उनको अपने साथ ले सकती है, इसलिए अब अखिलेश यादव इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी दूसरे दलों के नेताओं के साथ गठबंधन करें या दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ शामिल कराएं। भारतीय जनता पार्टी में आज असीम अरुण विधिवत ज्वाइन कर रहे हैं और ब्रजलाल भी यहाँ पर उनकी मौजूदगी कल भी थी और आज भी रहेगी। देखिए, ब्रजलाल मायावती के समय में बहुत मजबूत पोजीशन में थे, वो डीजी रहे उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद जब वक्त आया तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। और अब असीम अरुण दूसरे ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जो आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कन्नौज से उनके लड़ने की चर्चा है। तो देखिए, सियासत के हिसाब से अपनी अपनी गोटे हर सियासी दल बिछा रहा और ये गहमा गहमी का दौर अभी जारी है। कल अब लगभग सभी उम्मीदवारों, सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस पहले ही कर चुकी थी, कल बीएसपी ने भी कर दी। अखिलेश यादव की भी तरफ से परसों सीटों का अनाउंसमेंट हो चुका था और बीजेपी भी। तो अब पहले और दूसरे चरण की तैयारी को लेकर रणनीति बन रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होनी है। 3 दिन तक लगातार मैराथन बैठक चली दिल्ली में। आज लखनऊ में एक बैठक आयोजित की गई है, जहाँ पर पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर के रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग की तमाम पाबंदियों के बीच प्रचार करना भी बेहद जरूरी है। इसलिए रणनीति आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में तैयार की जाएगी। देखना होगा कि किस। ठीक है, तो मानस आप देखिए सारी सरगर्मियों पे, सारी गहमा-गहमी पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे हम पल पल की अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन जरा अपने मेहमानों का रुख करते हैं। और मनीष शुक्ला जी, मैं आपके ही पास आना जा रहा हूं, क्योंकि 107 उम्मीदवारों की लिस्ट, पहले बोला गया 172 नाम फाइनल है, फिर 142 नामों की अटकलें की आज घोषित हो जाएंगी, किया गया 107, लेकिन उसमें भी सोशल इंजीनियरिंग की जो बात कही जा रही थी, उससे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह आ गई कि आपने अपने सिटिंग विधायकों पर भरोसा जताया, पुराने लोगों पर भरोसा जताया, बमुश्किल 20 लोगों का टिकट काटा।
कुछ डर था या फिर जो इधर आपको छोड़ करके गए उसकी वजह से ये डैमेज कंट्रोल है? देखिए 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से लेकर गरीब कल्याण की जो योजनाएं लेकर हम आए थे उसके आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं। 60% सीटें पिछड़ों, दलितों, वंचितों और महिलाओं को दी गई है इन जो घोषित सीटें हैं। रहा सवाल कितने टिकट कटेंगे, तो देखिए हम भी आप लोगों के ही माध्यम से सुनते थे कि 30% कटेंगे, 40% कटेंगे, मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे, ये बातें हम लोग भी मीडिया के माध्यम से ही सुनते थे। कल घोषणा के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो गई और 83 जो हमारे सिटिंग एमएलए थे उसमें से 63 को रिपीट किया गया है। तो देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड तमाम चीजों को देखती है, विजिबिलिटी देखती है और परफॉर्मेंस देखकर टिकट देती है। उस आधार पर टिकट घोषित किया गया है और हमको पूरा भरोसा है कि जो पश्चिम के 2 फेज के टिकट घोषित हुए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, चूंकि वहां हमने गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश किया है, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश किया है, चोरी की जहां गाड़ियां कटती थी मेरठ सोतीगंज में उसको भी मुक्त किया है, गन्ना किसानों का भुगतान किया है, किसानों की खरीद की है, एक्सप्रेस वे बनाया है, मेडिकल कॉलेजेस बनाए। इसके आधार पर हमको लगता है कि ये जो प्रत्याशी हमारे हैं वो कमल का फूल खिलाएंगे उन विधानसभाओं में। और रही बात अभी एक आपने बयान दिखाया अखिलेश यादव जी का कि मुख्यमंत्री जी के लिए को गोरखपुर चले गए, जो खुद चुनाव नहीं लड़ रहा है, जो जनता के सामने अपने आप को नहीं रख पा रहा है, भाग रहा है पीठ दिखाकर, वो कह रहा है कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, वहां से क्यों लड़ रहे हैं। भैया रणछोड़ दास अपने हो, अगर हिम्मत है आजमगढ़ से ही जहां से सांसद हैं वहीं से विधानसभा चुनाव लड़िए। जो लड़ नहीं रहे वो कह रहे हैं तो आप अखिलेश को ही चुनौती दे रहे हैं, लेकिन आपने जिक्र कर दिया योगी आदित्यनाथ का, मैं इसीलिए जल्दी से आपके पास उस सवाल के साथ भी आ जाता हूं मनीष जी, कि क्या लगता है आपको अयोध्या के मुकाबले गोरखपुर शहरी सीट ज्यादा मुफीद क्यों है? ज्यादा बेहतर संदेश जाएगा क्या यहां से हिंदुत्व का या विकास का, या फिर अयोध्या ज्यादा बेहतर नहीं रहती क्या? नहीं, मेरा ये कहना है कि अयोध्या में वो लड़ रहे हैं, मथुरा में लड़ रहे हैं या कहीं और से लड़ रहे हैं, ये बातें तो आप लोग कहते थे ना। कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई जिम्मेदार मनीष जी देखिए सबको पता है, बाकायदा योगी जी के ओएसडी वहां पे मौजूद थे, लगातार लोगों से संपर्क कर रहे थे, साधु संतों की भी अपील बार बार आ रही थी कि योगी जी को यहीं से लड़ा दो और बहुत बड़ा हिंदुत्व का संदेश जाएगा, पूर्वांचल सद जाएगा। अपील तो 403 विधानसभाएं हैं, कौन नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री प्रदेश का जो है और आगे होने वाला है वो उसके यहाँ से लड़े, तो सभी व्यक्ति चाहते हैं। बात है। तो हर विधानसभा में ओएसडी जाकर के वहां पर लोगों से टटोलते तो नहीं है ना? मन चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी बदलापुर से जाके चुनाव लड़े, जौनपुर सदर से लड़े, ये तो सबको लगता है कि सौभाग्य होगा। केशव जी के लिए भी यही बात है, लोग चाहते हैं लोग लड़े। बड़े नेता किसी के क्षेत्र से किसी जिले से लड़ते हैं तो वहां का विकास होता है, तमाम चीजें अच्छी होती है, ये तो हर आदमी की मांग होती है और हर आदमी की चाहत होती है। लेकिन पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं कभी नहीं कहे, हम भी आप नहीं, लेकिन आपने देखिए वो बात नहीं बताई कि अगर वो गोरखपुर शहर से अयोध्या से लड़ते तो ज्यादा बड़ा संदेश नहीं जाता क्या? आपका भी तो अपना एक परसेप्शन होगा, विश्लेषण होगा। देखिए मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से नॉमिनेशन कर रहे हैं, लड़ेंगे 403 विधानसभा। अच्छा चलिए, ये बड़ी बात आपने कही। ठीक है मनीष जी मैं आ रहा हूं, डॉक्टर आशुतोष मैं इसी के साथ आ रहा हूं। सवाल तो कई है लेकिन सबसे बड़ी बात मनीष शुक्ला जी ने जो कह दी उसी पर रिएक्शन की। अखिलेश खुद तो चुनाव लड़ नहीं रहे, खुद तो जनता के बीच जा नहीं रहे और वो ये कह दे रहे हैं कि योगी जी को उनके शहर भेज दिया गया। धन्यवाद जी। ठीक है डॉक्टर आशुतोष, मैं इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन राजीव इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले राजीव के पास आता हूं, उसके बाद आपसे रिएक्शन लूंगा। जी राजीव। सऊद, मैं एक थोड़ी दिलचस्प बात ये बताना चाहता हूं कि एक बार की गोरखपुर से जो 4 बार से वर्तमान विधायक हैं उनका नाम राधा मोहन दास अग्रवाल है। उनको भारतीय जनता पहले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी से योगी आदित्यनाथ ने घोषित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ राधा मोहन दास अग्रवाल को गोरखपुर सदर सीट से उतारा था। उस समय राधा मोहन दास अग्रवाल बाबा के कैंडिडेट होकर के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को गोरखपुर की सदर सीट से हरा दिया। पिछले 4 बार से राधा मोहन दास अग्रवाल
एमएलए वहां से होते रहे। बाद में राधा मोहन दास अग्रवाल और योगी आदित्यनाथ के संबंधों में खटास आ गई। उसके बावजूद भी वो बीजेपी का टिकट पाने में कामयाब रहे। अभी पिछले 2-3 दिन पहले तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर सदर सीट पर वोट मांग रहे थे, लोगों के बीच जा करके अपनी बातें रख रहे थे। अब चूंकि उनके रिश्ते पहले जैसे योगी आदित्यनाथ से नहीं रहे, तो ये गोरखपुर में बहुत सारे लोग जान रहे थे अंदर अंदर कि इस बार बाबा राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट शायद बीजेपी से नहीं होने देंगे। लेकिन राधा मोहन दास अग्रवाल को इस बात का सपने में भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ खुद ही बाबा ही उनकी सीट पर आ जाएंगे। मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल अब संन्यास में चले जाएंगे या उनको देखिए गोरखपुर की अगल बगल की सीटों में कहीं एडजस्ट किया जाता है, या क्या होता है कि 4 बार के सिटिंग एमएलए राधा मोहन दास अग्रवाल को की जगह पे योगी आदित्यनाथ। ये एक फैक्ट है, मैं जो चाहता था दिलचस्प जानकारी है। लेकिन अटकलें तो देखिए राजीव, ये भी है ना कि वो किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं और खुद बाबा को भी चुनौती दे सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए, वैसे तो अंदाजा लगाना, अटकलें लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर सीट पर एमएलए के चुनाव में चुनौती देना राधा मोहन दास अग्रवाल के लिए इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि उनको अगर सियासत करनी, हालांकि वो बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं गोरखपुर को, उनको जबरदस्ती ये कह लीजिए या बहुत लगाव से योगी आदित्यनाथ ने भी उतारा था। और आप तो खुद ही वहीं के हैं सऊद, आप तो जानते ही। बिल्कुल बेहतर तरीके से जानता हूं, मेरा गृह जिला है गोरखपुर। लेकिन मनीष शुक्ला जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष वर्मा जी। देखिए, हमारा संगठन कार्यकर्ता आधारित है और कार्यकर्ताओं की भूमिका बदलती रहती है। पार्टी को अगर तय करना होगा कोई अन्य भूमिका देने के लिए तो पार्टी तय करेगी, और कार्यकर्ता के नाते से पूरा विश्वास है कि राधा मोहन दास जी जो भी नई भूमिका मिलेगी, कोई चलिए, आप एक बेहतर प्रवक्ता हैं और वो बार बार आप साबित भी करते हैं कि अपनी बातों को कैसे रखना है वो आप बखूबी रखते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर आशुतोष, अखिलेश खुश मैदान में नहीं है, खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन योगी जी पर हमला कर रहे हैं। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं धन्यवाद मोदी जी, और मैं इसलिए धन्यवाद मोदी जी कहूँ क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार ये पोस्टर देख देख के जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि धन्यवाद मोदी जी। तो अब मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ कि 10 मार्च का इंतजार करने से पहले ही आपने योगी जी को वापस अपने मठ में भेज दिया, और जरूरत भी थी क्योंकि स्थिति वहां बहुत नाजुक सी हो गई थी। देखिए, इन्होंने आरोप लगाया रणछोड़ दास, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मथुरा की सीट से पहले उछल के अयोध्या की सीट पे पहुंचना और अयोध्या की सीट से पहले उछल के अब वापस गोरखपुर अपने मठ में पहुंच जाना। तो रणछोड़ दास कौन है, तो ये मनीष शुक्ला जी ने पहले बताया है। रही बात अखिलेश जी की, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कई बार से ऐसा लगातार हुआ है कि जो सिटिंग है सीएम है उसने चुनाव नहीं लड़ा है। माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव नहीं लड़ा था, वो भी एमएलसी थे और पहले सांसद थे, ये तो कोई बात हो नहीं गई। दूसरी बात ये है कि अभी मुझे पता चला कि जैसे आपने बोला कि अयोध्या में इतनी व्यवस्था हो रही थी, मुझे तो ये तो पता था कि अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जी के लिए बूथ अध्यक्षों को झोला भी मिल गया था, सामान भी दे दिया गया था, उसमें पता नहीं उसमें क्या क्या था, और पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन कहीं दिल्ली दरबार से कहानी आई कि इसको छोड़ दो, अभी 2024 में काम आएगा। तो वापस बाबा को मठ भेजना है। मैं बार बार बोलता हूं धन्यवाद मोदी जी, आपने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता को मकर संक्रांति में एक तोहफा दिया है, इसलिए धन्यवाद मोदी जी। नहीं, लेकिन ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं मनीष जी से। लेकिन वही बात तो रहेगी ना कि मनीष जी ने भी तो कह दिया कि अखिलेश खुद तो मैदान में है नहीं, और जो मैदान में है उसको लेकर के हमला कर रहे हैं, खुद क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जब अखिलेश जी मैदान में थे तो भीड़ संभाली इनसे नहीं जा रही थी, और अखिलेश जी तो हर जगह चल रहे हैं। अखिलेश जी जिस तरीके से चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नींद वहीं से उड़ गई है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी, वहां से लोग पलायन शुरू हो गए, और अभी फिर से पलायन हो रहे हैं। देखिए काली जी, ये सबको पता है कि इस प्रदेश में एक ही व्यक्ति है जिसके पीछे पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है, उसका नाम है माननीय अखिलेश यादव। और यहाँ तो हालात ये है कि आज सुबह सुबह कल का एक इंटरव्यू है इनके कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक का, उनसे एक बड़े पत्रकार ने पूछा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी तय करेगी। मतलब चुनाव घोषित होने के बाद भी बाबा जी का नाम लेने के लिए बैंड हो गए हैं
पूरे नेता भारतीय जनता पार्टी। मनीष जी, इस पर जवाब दीजिए, जरा रिएक्ट कीजिए। और अंदर खाने की भी जो उठा पटक है ना, उसको बार बार विपक्ष इंगित करने की कोशिश करता रहता है और सियासी गलियारों में भी ऐसी हलचल हमेशा रह रही है। देखिए सऊद जी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं मानता, लेकिन आशुतोष जी एक अच्छे डॉक्टर जरूर हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में रणछोड़ दास वो होता है जो जनता की अदालत से भाग खड़ा हो। और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मैदान छोड़ा है, और जो भी लोकतंत्र को जानता होगा, सऊद जी आप, राजू रंजन जी है, मानस जी है, यही आप तीन लोग हैं, तीन पत्रकार हैं, आप लोग निरपेक्ष है, मान लीजिए हम लोग तो पार्टियों के प्रवक्ता है, वकील है, अपने अपने पार्टी का पक्ष रखेंगे। जो जनता की अदालत से भागता है वही रणछोड़ दास कहलाता है। और रही बात चुनाव की, तो जिस तरीके से जब चुनाव घोषित किया और अखिलेश जी ने कहा कि ये तो इनजस्टिस है, हमारे पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं लड़ने की, उसी दिन तो चुनाव में हार मान लिया था अखिलेश यादव ने। अब पीठ दिखाकर भागे हैं ये, और पीठ दिखाने वाला ही रणछोड़ दास होता है। नहीं, लेकिन देखिए डॉक्टर आशुतोष जो है वो बार बार देखिए आप पे तंज करते हैं, और वही तंजिया जो लहजा है वो अखिलेश भी अख्तियार करते हैं। अयोध्या, मथुरा, तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और वो मुजफ्फरनगर, वो बुलंदशहर, मेरठ, सभी सीटों पे 403 सीटों पर मुख्यमंत्री होने के नाते से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो चुनाव लड़ रहा है, उनके जो काम है वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो उन्होंने विकास की बयान बहाई है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर आशुतोष आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये भी तो है ना कि आपको अपने आप को भी संभालना पड़ रहा है। आप इतना ज्यादा ओवर या हाउसफुल हो चुके हैं कि बाकी लोगों की जो लाइन लग रही है, आप जो जैसा कह रहे हैं उनको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आपके अंदर खाने भी इसको लेकर के नाराजगी कम नहीं है। देखिए खालिद जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट ये है कि विकास पहले मथुरा में कर रहे थे, फिर पता चला नहीं यहाँ विकास हुआ नहीं है, अयोध्या चलते हैं, फिर पता चला यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है, यहाँ तो जमीन घोटाले का भी आरोप है, वापस चलो। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ धन्यवाद मोदी जी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक मतलब है। अब रही बात समाजवादी पार्टी की, देखिए समाजवादी पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी और सिटिंग एमएलए और कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, जिनके लिए व्यवस्था आज नहीं है। हम लोग 8 महीने पहले से कर चुके हैं, हमको ये पता था कि 8 महीने पहले से हमारी बातचीत चल रही है, कोई एक दिन में ये काम नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसके घर में क्या हो रहा है, ये परेशानी है। तो मुझे लगता है कि परेशानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबके खेमे में है, सब इधर उधर चल रहे हैं। राधा मोहन अग्रवाल जी अलग चले गए हैं, केशव मौर्य अलग चले गए हैं, योगी आदित्यनाथ अलग चले गए हैं, बड़ी आफत है। तो उस आफत को संभालना अब योगी जी के बस की बात नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ धन्यवाद मोदी जी, आपने देश को, प्रदेश को बचाया। धन्यवाद मोदी कहना पड़ेगा अभी। ठीक है मनीष जी और आशुतोष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन राजीव, जो ये जो नोकझोंक हो रही है, अपनी अपनी बात तो रखेंगे, वो तो ठीक है, टेक्निकल करेक्ट होंगे, लेकिन जो तंजिया लहजा बार बार अखिलेश अख्तियार करते हैं, आशुतोष जी कह रहे हैं धन्यवाद मोदी जी, या फिर सौतेला व्यवहार यूपी के साथ कर दिया, उसमें कितनी सच्चाई या फिर उसका क्या असर होने वाला है? मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए अखिलेश यादव, आपको मालूम है आजकल डिजिटल प्रचार होना है, रैलियां होनी, तो अखिलेश यादव जब से ये हो रहा है रोज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका मैसेज एक रात पहले आ जाता है। दूसरे बातचीत में अखिलेश यादव के व्यंग्य का लहजा काफ़ी रहता है। कल लिस्ट अनाउंस होने के बाद आपने देखा ही कि उन्होंने कहा कि बाबा को गोरखपुर उनके घर भेज दिया। दरअसल क्या है कि अखिलेश यादव भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे ऐसा मुझे लगता है, और मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और वो शायद पूर्वांचल से ही लड़ेंगे जहां से बाबा योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ रहे हैं। और चूंकि पहले 2-3 चरणों में जहां चुनाव होना है, इस इलाके में वैसे भी आपको पता है कि जो आदमी वहीं से लड़ना चाहता है, जो उसका मजबूत गढ़ हो, जब योगी आदित्यनाथ सीएम रहते गोरखपुरी से लड़ रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी इटावा आजमगढ़ से लड़ना पसंद करेंगे। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी जो अखिलेश यादव के सामने चुनौती है सामने, वो मैंने आपको बताया कि पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम तक की इतनी पार्टियों के साथ उन्होंने समझौता कर लिया है कि किसको कितनी सीट दी जाए और किसको कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, ये उनके लिए अच्छा खासा सिरदर्द है। देखिए आप ले तो आते हो, लेकिन जो
आदमी आता है उसकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं, उसका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है कि वो ऐसे समय में 3-3 कैबिनेट मंत्री अगर अपने पदों से, देखिए मैं आपको कुछ दिलचस्प जानकारी और दे दूं। धर्म सिंह सैनी नकुड़ विधानसभा सहारनपुर की आती है, वहाँ से जीत के गए थे और वो मंत्री बने थे, और उसी सीट पर इमरान मसूद सेकंड पोल किए थे, उनके खिलाफ लड़े थे। इमरान मसूद ने जब ये संकेत दिए कि वो कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो धर्म से, अब सोच लीजिए उसी सीट नकुड़ सीट से ही पहला और दूसरे स्थान वाले दोनों आदमी समाजवादी पार्टी में एक दिन के अंतर पे ज्वाइन कर लिए। तो धर्म सिंह सैनी और इमरान मसूद लड़े एक ही सीट पे और दोनों अब चले गए। अब इसमें से आपको एक को टिकट देना होगा उस सीट से, दूसरे वाले को दूसरी जगह कहीं एडजस्ट करना होगा क्योंकि वो टिकट की इच्छा से यहाँ पर आया है। तो जो दूसरी सीट है वहाँ समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या बहुत समय से काम कर रहा होगा, 5 साल वो काम करता रहे और इलेक्शन के 5 दिन के भीतर जो पार्टी में आया उसको टिकट दे दिया जाए, तो उस कार्यकर्ता को समझाना। ये ग्राउंड रियलिटी मैं आपको सऊद बता रहा हूँ, एक एक सीट की और सीट के कैंडिडेट्स की और वहां के इक्वेशन की। धर्म सिंह सैनी को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी इमरान मसूद से चुनाव जीतने के लिए, और शायद अगर कमल चुनाव चिन्ह पे नहीं होते तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात हो जाते। लेकिन अब ये दिक्कतें जो जमीनी तौर पर हैं, इसी से आज ही जाके अखिलेश यादव ने कह दिया कि अब हम किसी को नहीं लेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो सिटिंग विधायक है, चलो जो चले गए जी, ठीक है राजीव, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो जरा तस्वीरें हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की ये तस्वीरें हैं। और देखिए, पूर्व आईपीएस हैं अरुण जी, वो इस वक्त बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उसका क्या असर पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी का दामन थामते हुए पूर्व आईपीएस और मानस श्रीवास्तव, असीम अरुण साहब हैं पूर्व आईपीएस, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और मानस श्रीवास्तव मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। मानस, देखिए हम सीधे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि पूर्व आईपीएस बीजेपी में शामिल होंगे आज और कुछ देर के अंदर ही ये कार्यक्रम होगा। भारतीय जनता पार्टी में देखिए, असीम अरुण की ज्वाइनिंग अपने आप में महत्वपूर्ण है और बीजेपी इससे पहले भी देखेंगे, चाहे सेंट्रल में चाहे यूपी में जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको जोड़ती रही है, उनके पास अपना अनुभव होता है। देखिए, जो लोग नौकरशाही में रहे उनके पास भी अपना अनुभव रहता है। और जो असीम अरुण है, ये इनकी चर्चा हो रही है कन्नौज से चुनाव लड़ने की, और कन्नौज में एक मजबूत उम्मीदवार की जरूरत भी थी भारतीय जनता पार्टी को। और बहुत संपन्न और बहुत सक्षम परिवार से आते हैं इनके असीम अरुण के पिताजी श्रीराम अरुण, जो अब स्वर्गवासी हो गए हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं। और जो कन्नौज का इलाका है, दलित जाति से आते हैं, और कन्नौज का जो इलाका है वहां पर इनका अपना प्रभाव है। तो ऐसी चर्चा है कि असीम अरुण को कन्नौज से चुनाव लड़ाया जाएगा और उसी लिहाज से इनकी ज्वाइनिंग हुई। उनके साथ देखिएगा, अगर तस्वीरों में ब्रजलाल भी कल भी साथ में थे। ब्रजलाल भी आपको पता है कि मायावती की सरकार में जो सबसे ताकतवर पुलिस अफसर थे उनमें उनकी गिनती थी। मायावती ने उनको उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी लंबे समय तक वो उत्तर प्रदेश में रहे, बाद में प्रमोट होकर के वो डीजीपी बने। और मायावती के समय में वो सबसे मजबूत नौकरशाह माने जाते थे। हालांकि अगर नौकरशाही के मामले में बात करें तो पीएल पुनिया से अगर हम जोड़ना शुरू करें और ब्रजलाल तक भी चले आए, तो ये इन तमाम अफसरों को मायावती ने अपने समय में, अपने कार्यकाल में बहुत ऊंचा उठाया, लेकिन बाद में इन लोगों ने दूसरे दलों का दामन थामा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि असीम अरुण जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे तो उनके साथ आपको पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि असीम अरुण एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। और उनकी ज्वाइनिंग से एक संदेश देने की भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि वो बहुत साफ सुथरे और ईमानदार छवि के लोगों को अपनी पार्टी में लेकर के आ रही है। ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जिन्होंने समाज में कुछ किया है, जो लंबे समय तक अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देते रहे, तो एक तरीके से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और कन्नौज की सीट से असीम अरुण को लड़ाए जाने की चर्चा है और ऐसा माना जा रहा है कि 99% तक ये तय हो चुका था कि असीम अरुण को कन्नौज से चुनाव लड़ाया जाएगा। कल असीम अरुण जब आए थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, तो जब ब्रजलाल से उनकी मुलाकात थी, उसके बाद उन्होंने मीडिया में एक बयान भी दिया कि बहुत वर्षों तक मैंने पुलिस में रह करके सेवा की, अब मैं राजनीति के जरिए सेवा करना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर के मैं देश की सेवा कर सकता हूं, अपने प्रदेश की सेवा कर सकता हूं। तो असीम अरुण की ज्वाइनिंग को लेकर के बीजेपी खेमे में तो उत्साह है ही, साथ ही
जो उनके समर्थक हैं, जो कन्नौज की सीट जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां पर भी पिछले 2-3 दिनों से हलचल काफी तेज है। सऊद जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, जब आखिरी लम्हों में पार्टी को ज्वाइन करता है तो ये कयास और ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं कि वो कहाँ से टिकट लड़ेगा, कहाँ से उसे टिकट मिलेगा और कहाँ से चुनाव लड़ेगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ मानस आपके पास, लेकिन मनीष शुक्ला जी, देखिए क्या संदेश देने की कोशिश, क्योंकि पूर्व IPS हैं असीम अरुण, पार्टी कन्नौज से टिकट दे सकती है, ऐसी चर्चा है, कितना फायदा होगा और क्या संदेश जाएगा? देखिए, असीम अरुण जी उनकी छवि एक स्वच्छ प्रशासक की रही है और तमाम बातें मानस जी ने बताई ही कि एक अच्छे बैकग्राउंड के भी हैं और उनके पिताजी की भी छवि बहुत अच्छी थी, एक स्वच्छ पुलिस ऑफिसर की छवि थी। और आपने पहली लिस्ट हमारी देखी होगी तो हमने समाज के विविध क्षेत्रों में जो ख्यातिलब्ध लोग रहे हैं, जिन्होंने काम किया है, ऐसे लोगों को भी स्थान दिया है। राघवेंद्र शर्मा जी को लड़ाया है, जो उत्तर प्रदेश के एक मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो हमारे पार्टी में ये शुरू से रहा है कि समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और जिससे सभी की आवाज सरकार तक पहुंचे। तो पार्टी को अगर लगता है कि उनका उपयोग चुनाव लड़ा कर करना है या कहीं और रखकर करना है, पार्टी जरूर करेगी, चूंकि एक अच्छे प्रशासक के रूप में उनकी पहचान है, ईमानदार प्रशासक नहीं। लेकिन सिर्फ अच्छे प्रशासक के तौर पर पहचान ही बहुत बड़ी बात है, या फिर सोशल इंजीनियरिंग भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है? क्योंकि सभी जानते हैं असीम अरुण साहब, क्या दलित के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं वोट बैंक साधने की कोशिश है इसके जरिए? अब कोई व्यक्ति है तो जातिगत व्यवस्था में किसी न किसी जात से तो जुड़ा होगा ही होगा। तो निश्चित रूप से अपने समाज में जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए भी उन्होंने काम किया है और उस समाज को भी प्रेरणा मिलेगी कि आप पढ़कर IPS भी बन सकते हैं, बाद में आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जैसा एक दल है जो ऐसे लोगों को सम्मान देता है, तो निश्चित रूप से वहां भी हमको एज मिलेगा और मिलना भी चाहिए। जैसा अब कोई अगर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को लेकर उस समाज को जोड़ता है और हम अच्छे व्यक्ति को लेकर जोड़ते हैं, तो इसमें कोई आपको लगता आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अपनी अपनी तरफ से कोशिश यही है कि एक अच्छा संदेश जाए और अच्छा कैंडिडेट मैदान में उतरे, और जनता जो है, जनार्दन है, वो अंतिम फैसला लेने वाली है, हर चीज को समझने वाली है। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर आशुतोष वर्मा आपका भी बहुत शुक्रिया। राजीव और मानस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन News 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।